Hello students, welcome back again after so long time. Okay, so today we are discussing about the remaining part of the chapter number 4. Okay, so we are completing this today, and then after we are discussing about some questions regarding to this chapter. Okay, so we have already discussed about the method to prevent pregnancy. Okay, hormonal pills है, barrier methods and etc. IUDs. Okay, so after that there are some few more methods to discuss in preventing the pregnancy. Okay, so the point number 5 is implants or injections. Injections that means directly blood stream में inject करना है, and implants दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो सबडर्मल इम्प्लांट्स दैट मीन्स कि स्किन के डायरेक्ट नीचे कुछ इम्प्लांट किया है. सो देयर इज टू मेजर डिफरेंस बिटवीन इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस. नाउ what they are injected or implanted in the form of implants and injections. So here progestogens or estrogen progestogen used by female which is injected or implanted under skin. अगर देखो इंजेक्शन है तो डायरेक्टली प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजन ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, बट इन द केस ऑफ इम्प्लांट्स द इम्प्लांट्स इज प्लेस अंडर द स्किन. देखो यहाँ पे लिखा है सबडर्मल इम्प्लांट्स. डर्मल दैट मीन्स स्किन एंड सबडर्मल्स दैट मीन्स स्किन के अंदर. ओके, सो इनसाइड ऑफ द स्किन देयर इज वन इम्प्लांट्स विच कंटेन प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजन. ओके, एंड दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स. हमने पहले पिल्स भी पढ़ी, इसके अगले वाले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था पिल के रिगार्डिंग में. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिल? व्हाट पिल्स कंटेन? पिल कंटेन सेम द हार्मोन प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजन. ओके, एंड स्पेशली प्रोजेस्टोजन इज यूज टू अवॉइड और यूज टू प्रिवेंट ovulation, and if there is no ovulation there is no egg generated. Okay, and if there is no egg then pregnancy is not possible. Okay, and the second mode of action of the progestogen is to thicken the muscle of cervix. और अगर cervix उसका muscle ही thicken हो जाएगा तो sperm entry जो है वो prevent होगी. ओके, तो इसीलिए pills जो है उसका ही सेम फंक्शन यहाँ पे implants और injections में, क्योंकि भले ही वो pills के फॉर्म में हो या implants के फॉर्म में हो या injections के फॉर्म में हो, हम जो कंटेंट बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हार्मोन है जो है प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजन. नेक्स्ट, मच लॉन्गर इफेक्ट अराउंड 3 years. ओके, हमने पहले बहुत सारे देखे जिससे प्रिवेंट हो सकती है प्रेगनेंसी, बट ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब आपने एक बार इंजेक्ट कर दिया या इम्प्लांट कर दिया देन 3 years तक बहुत कम चांस है, मतलब समझ लो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि प्रेगनेंसी हो सके. ये पूरी तरह से 3 years तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है. नाउ सच हार्मोनल मेडिसिन और IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओके, that are used within 72 hours as emergency contraception in case of rape and casual unwanted sexual intercourse. ओके, आप सब लोग टीवी देखते हो है ना, तो उसमें आपने आईपिल की ऐड देखी होगी. तो आईपिल की ऐड में लिखा होता है 72 आवर्स. क्यों? क्योंकि 72 आवर्स जो है वो प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट अगर सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है वो जो जाइगोट फॉर्म होता है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी होगी. सो अगर ये जो 72 आवर्स है उसमें हमने कोई भी इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस या कोई भी IUDs यूज़ कर लिया तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो जाइगोट है वो फॉर्मेशन होना स्टॉप हो जाएगा. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस लाइक इन केस ऑफ रेप. ओके, रेप हुआ है तो किसी को अगर रेप हुआ है एंड इन केस वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है तो रेप के वजह से जो प्रेगनेंसी हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. सेकंड इज़ कैजुअल अनवांटेड सेक्सुअल इंटरक्रॉस. ओके, मतलब अनवांटेड, हमें
हमें नहीं चाहिए अभी बेबी, ओके, तो एट दैट टाइम भी आप ये यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू यूज़ विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्शुअल इंटरक्रॉस, ओके। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे फिगर में दिखा है कि कैसे इम्प्लांट को स्किन के अंदर के साइड इम्प्लांट करना है और उसमें से हार्मोन्स कैसे सिक्रेट होके फिर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, ओके। इज दैट क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Okay, so next is surgical method which is also known as sterilization. Sterilization मतलब कि completely वहाँ पे वो सेल स्पेसिफिकली नहीं होना। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ वाटर स्टेरिलाइजेशन का। अगर हमने वाटर को स्टेरिलाइज कर दिया, ठीक है, तो वो वाटर में ना तो कोई बैक्टीरिया रहेगा ना कोई वायरस रहेगा लिविंग कंडीशंस में, ओके। एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज़ प्योरली स्टेरिलाइज, नॉट अ सिंगल बैक्टीरिया यू कैन फाउंड, ओके। तो सेम कंडीशन अगर स्टेरिलाइजेशन हम सेक्स रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्टेरिलाइजेशन अगर मेल में है दैट मीन्स कि वहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ओके। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ पे ओवम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। दैट इज़ द मेन रीज़न वाई वी आर ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन फॉर मेल एज वेल एज फीमेल पार्टनर टू टर्मिनेट एनी मोर प्रेगनेंसी, ओके। आगे के जितने भी मेथड देखिए, आपको टेम्पररी अगर प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी है देन यू कैन यूज़ दैट मेथड, बट आपको परमानेंटली प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने जैसे होता है ना कि अगर 2 बच्चे हो गए 3 बच्चे हो गए उसके बाद आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हो लाइफ टाइम के लिए, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस सर्जिकल मेथड, ओके। The mode of action of surgical method is the block gamete transfer, ओके। यहाँ पे सबसे पहले वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है वो समझ लो। अगर मेल में कोई सर्जिकल ऑपरेशन होता है दैट इज़ नोन एज द वासेक्टोमी, ओके, बट अगर सेम ऑपरेशन फीमेल में होगा देन इट इज़ नोन एज ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पे देखो मेल है उसमें ये जो वास डेफरेंस है, ओके, वो वास डेफरेंस को कट करके उसको टाइड अप कर दिया है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखो फैलोपियन ट्यूब है तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर दिया है, ओके। तो इन दिस केस इट इज़ नोन एज वासेक्टोमी एंड इन ट्यूबेक्टोमी, ओके। नाउ ये ऑपरेशन मतलब ये सर्जिकल मेथड है वो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे वही दिखा है दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ वासा डेफरेंस इज रिमूव थ्रू स्मॉल इंसिशन ऑन स्क्रोटम एंड कट और टाइड अप, ओके। सो दैट मीन्स स्क्रोटम है, ओके। तो स्क्रोटम पे स्मॉल इंसिशन दैट मीन्स के स्मॉल कट आपको रखना है एंड उसके बाद जो डॉक्टर है वो वासा डेफरेंस को वहाँ से रिमूव करके टाइड अप कर देगा। एंड सेम कंडीशन ट्यूबेक्टोमी में भी होगी कि फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करके उसमें उसको टाइड अप करना है, बट उसमें जो स्मॉल इंसिशन है वो इधर एब्डोमेन के थ्रू होगा या फिर वजाइना के थ्रू होगा, ओके। एंड दिस इज़ हाईली इफ़ेक्टिव बट पुअर रिवर्सिबिलिटी। हाईली इफ़ेक्टिव दैट मीन्स कि वो प्रेगनेंसी को 100% प्रिवेंट करने के लिए यूज़फुल है, बट पुअर रिवर्सिबिलिटी मतलब स्टेरिलाइजेशन। अभी इसमें से आप फिर से नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकते हो, इसलिए यहाँ पे लिखा है पुअर रिवर्सिबिलिटी, ओके। इतना समझ में आया? यहाँ पे आपकी जो भी प्रेगनेंसी प्रिवेंशन मेथड है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने 6 मेथड को स्टडी किया है। आपको बाय हार्ट याद रखना है कि कौन सी मेथड में क्या स्टडी किया है, ओके। नाउ नेक्स्ट, selection of contraceptive techniques and its use in consultation with qualified medical professionals, ओके। आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि IUD है या फिर पिल्स है या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, सर्जिकल मेथड, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स और उसके यूज़ के लिए आपको डायरेक्टली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स है उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। जो डॉक्टर इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है उसके पास ही जाके फिर आपको कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक सिलेक्ट करनी है वो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जितनी भी मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो रेगुलरली हमें नहीं चाहिए, क्योंकि
ये हम किसके लिए, जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट है, क्योंकि अगर कोइटस होगा तो कोइटस होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा कि जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो दैट इज़ द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। बट अगर ये नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट को प्रिवेंट करना है तब जाके हम कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। use these methods to prevent pregnancy, to delay pregnancy or space pregnancy due to some personal reasons. Okay, prevent pregnancy, अगर आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए तो you can say हाँ pregnancy को prevent करने के लिए it is useful. Then delay pregnancy, pregnancy को delay करने के लिए 2 साल 3 साल ऐसे delay करने के लिए, या फिर space pregnancy, दो जो pregnancy है उसके बीच में थोड़ा टाइम मेंटेन करने के लिए भी ये सारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स है you can use that. Now significant role in controlling population growth, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स यूज़ करें दैट मीन्स कि हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें दैट मीन्स जो बेबी बॉर्न हो रहे उसका जो लेवल है वो कम लो होगा, ठीक है, और इसकी वजह से हम पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट समटाइम ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स लाइक नोसिया, एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेकिंग थ्रू ब्लीडिंग एंड इन रेयर केस ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट है जो आप जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स कोई भी यूज़ करो तो उसके पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके यूज़, उसका क्या केयर करना है वो सब आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स जो है उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट, ओके, सो द न्यू टॉपिक इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन करना है मेडिकल वे में तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे MTP, उसको आप अबॉर्शन भी बोल सकते हो। ओके, सो द इंटेंशनल और वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। ओके, मतलब जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ फिनिश हो उससे पहले ही इधर इंटेंशनल मतलब समझ लो कि इधर मदर या फोइटस को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फोइटस कोई डिफेक्टिव है तो वो इंटेंशनल हुआ, और वॉल्यूंटरी दैट मीन्स अभी आपको कोई भी बेबी नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन हुआ। तो ये जो टर्मिनेशन है बिफोर फुल टर्म मतलब 9 मंथ फिनिश होने से पहले आपको करना होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 45 to 50 million MTPs per year worldwide, and that is 1/5 of total conceived pregnancy in the year. ओके, मतलब एक ईयर में जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उसमें से 1/5 जो है वो हम MTPs मतलब कि अबॉर्ट कर देते हैं, और वो 1/5 कितना है 45 to 50 मिलियंस। इट रिड्यूस पॉपुलेशन बट इट इज़ नॉट मीन फॉर इट। पॉपुलेशन डेफिनेटली अगर वहाँ पे हम जो जाइगोट या फिर जो भी ग्रो हो रहा है बेबी उसको हम वहाँ से निकाल देंगे, अबॉर्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन रिड्यूस होगा। बट दिस MTP इज़ नॉट फॉर रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रिड्यूस करने के लिए हमने प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट करनी है वो हमने देख लिया, बट दिस MTP इज़ नॉट फॉर रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, नाउ MTPs आर एक्सेप्टेड और नॉट, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इस जनरेशन में अबॉर्शन जो है वो नॉर्मल है, बट जब पहले की बात थी तो वहाँ पे इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यू की वजह से MTPs को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड इट इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ओके, मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस लाइक कैसे कि कोई ऐसा होगा कि करवाता ही रहता है abortion, so that is not good for that particular ladies. Okay, so under strict conditions government of India legalized it in 1971. Okay, now why are MTPs are necessary? MTPs क्यों ज़रूरी है? To get rid of unwanted pregnancy, unprotected sexual intercourse or due to fail of contraceptives. Okay, कि आपने कोई प्रिवेंशन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया है या कोई भी टेक्निक यूज़ की है, बट अगर उसका फेल हो जाने की वजह से प्रेगनेंसी हुई है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स,
मतलब कि वहाँ पे आपने कुछ भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं की है और फिर भी आपको प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी है, तो उससे गेट रिड ऑफ, उससे आपको छुटकारा देने के लिए MTPs यूज़ होती है। And second thing is, in case when continuous pregnancy can harm or even fatal to either mother or fetus or both. ओके हमने बहुत सारे ये जो टीवी सीरियल्स आती है उसमें देखा है कि हम सिर्फ माँ को बचा सकते हैं, या फिर अगर मतलब माँ की जान को खतरा है अगर बच्चे को हमने बॉर्न किया है, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, ऐसा आपने बहुत सुना होगा। तो सेम कंडीशन है कि अगर इधर मदर को या फिर इधर बेबी को या फिर दोनों को कुछ भी डेंजरस या कुछ भी खतरा होगा तो तभी वो प्रेगनेंसी को हम अबॉर्ट कर देंगे। ओके, सो दिस इज नेसेसरी, मेन नेसेसरी ऑफ MTPs। ओके, एक और पॉइंट है कि अगर इन केस ऑफ रेप, ओके रेप हुआ है तो उस टाइम पे भी हम MTPs जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इतना याद रखना। नेक्स्ट, MTPs safe during first trimesters, मतलब 12 weeks. Okay, when we are discussing in previous chapter, we are discussing 3 trimester, 9 month, 3 month is equal to 1 trimester. Okay, तो total 3 trimester हुआ। तो जो first trimesters मतलब कि first 3 months है उसमें आप MTPs कराओगे तो वो सेफ है, बट जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब आप अगर MTPs कराओगे तो वो जो मदर है उसके लिए ही प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो इसीलिए MTPs जो है वो सेफ है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स। ओके, नाउ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस MTPs। सो मेजॉरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वाक्स विच इज़ नॉट सेफ एंड समटाइम फेटल टू। ओके, अब कैसी कंडीशन है कि सबको डॉक्टर बनना है, बट कोई डॉक्टर जो होता है वो ऐसा होता है कि वो अनक्वालिफाइड है। ओके, अनक्वालिफाइड है ये MTPs करने के लिए, फिर भी वो इलीगली MTPs किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इधर वो फीमेल के लिए सेफ ना भी हो और समटाइम इट फर्टल, मतलब कि उसको डेथ तक भी पहुंचा सकता है। ओके, तो जब भी MTPs की बात है तो यू हैव टू कंसर्न अ क्वालिफाइड डॉक्टर। नाउ मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस? जो भी बेबी ग्रो हो रहा है उसके सराउंडिंग में जो भी लिक्विड है उसका एमनियोसेंटेसिस करना है, उसका एग्जामिनेशन करना है। तो इसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई होगा सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। अगर अनबॉर्न बेबी फीमेल है तो हम यहाँ पे बहुत सारा किया है, प्रचार किया है दैट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव बेबी चाइल्ड एक्सेट्रा। ओके, तो क्यों ऐसा किया है? क्योंकि जब भी अगर वो जो अनबॉर्न बेबी है वो फीमेल होगी, अगर वो अनबॉर्न बेबी का सेक्स फीमेल होगा तो उसकी वजह से क्या है कि सब फोर्स करेगी अबॉर्ट करने के लिए, और ये अबॉर्शन जो है वो अनसेफ रहेगा दोनों के लिए। तो भले ही चलो फीमेल चाइल्ड को तो आपने अबॉर्ट किया ही किया, बट जो उसकी मदर है उसको भी बहुत सारे नुकसान होने के चांसेस है ड्यू टू दिस अबॉर्शन। ओके, नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द MTPs? सो नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉइटस। ओके, मतलब कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरेक्शंस है उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। नाउ सेकंड, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन। जो भी इलीगल, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अनक्वालिफाइड क्वाक से जो भी होगा, तो ये जो इलीगल अबॉर्शन है उसकी वजह से जो भी रिस्क होगा उसको हमें काउंट करके उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसका भी हमें सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। एंड प्रोवाइड मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जितना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ज़्यादा रहेगा उतना ईजीली और सेफली हम MTPs को प्रिवेंट कर पाएंगे। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस है जो आपको याद रखना है रिगार्डिंग टू MTPs। Now next, that is the new topic, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, ये जो टॉपिक है ना STDs का, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम आएगा, बट इट इज़ नेसेसरी इन MCQ। ओके,
So diseases or infection that transmitted through sexual intercourses are known as sexually transmitted disease or STDs. STDs are also known as VD, venereal disease, or reproductive tract infection, RTI. Okay, and what is the example of STDs? Gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital wart, trichomoniasis, hepatitis B, HIV, AIDS. Okay, now hepatitis B and AIDS also transmitted through sharing of injected needles, surgical instrument from infected mother to fetus, transfusion of blood from infected person. Like अगर किसी एक पर्सन है जिसका HIV और हेपेटाइटिस बी जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर वो ही इंजेक्टेड नीडल को हम किसी हेल्दी इंसान में, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसकी वजह से भी हेपेटाइटिस बी एंड एड्स ट्रांसमिट होने के चांसेस है. देन सर्जिकल मेथड, सेम रीज़न कि अगर हमने एक बार जो यूज़ किया हुआ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरी बार हेल्दी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो उससे भी ट्रांसमिट होने का चांसेस है. देन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फॉइटस, ये तो कॉमन है क्योंकि मदर एंड fetus are connected to each other, तो it is obvious that जो भी हेपेटाइटिस बी है और एड्स है वो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है. बट अभी के टाइम में क्या है कि बहुत सारी मेडिसिन निकली है कि जिसकी वजह से मदर टू फॉइटस में जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कम हो जाएगा. ओके, नाउ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी एड्स या फिर हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन जो है, तो वो पर्सन से अगर हमने ब्लड ले लिया और वो ब्लड को किसी के बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड है तो ब्लड में तो ये वायरसेस प्रेजेंट रहने वाले, तो वो वायरसेस हेल्दी पर्सन के अंदर जाएंगे और इसकी वजह से इसका स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. नाउ एक्सेप्ट ऑफ हेपेटाइटिस बी, genital herpes and HIV infections are curable if detected early and treated properly. ओके, ये दोनों जो है वो क्योरेबल है, बट कब, जब वो अर्ली टाइम में डिटेक्ट हो गए. बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इसके जो भी सिम्टम्स है वो नॉर्मल जो फ्लू है वैसे ही रहते हैं, तो इसकी वजह से नो वन कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फ्लू एंड हेपेटाइटिस या एड्स या जेनिटल herpes. ओके, नाउ अर्ली सिम्टम्स क्या रहेंगे एसटीडीज के, दैट इज द फ्लूइड डिस्चार्ज, इचिंग, स्लाइट पेन, swelling etc. in genital region. Okay, now infected woman can remain asymptomatic for long time. Asymptomatic that means कि जो भी वुमेन है उसमें इजीली जो भी एसटीडीज है उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, इसके लिए हम उसको बोलते हैं asymptomatic for long time. No proper treatment and no timely detections leads to complications at later stage. क्योंकि हम आगे तो देखो asymptomatic है, that means हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, अगर अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी, एंड इफ़ वी आर नॉट गिविंग ट्रीटमेंट प्रॉपरली देन डिटेक्शंस एंड सब कुछ कम्प्लीमेंटेशंस होगा लेटर स्टेज में. ओके, नाउ देर आर द आउटकम ड्यू टू द एसटीडीज की वजह से क्या होगा, तो दैट इज़ द PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, देन एबॉर्शन, क्योंकि जितनी भी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बेबी जाइगोट मतलब फ्यूजन तो हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन तो हो गया, बट वो अबॉर्ट हो जा रहा है, तो वो भी एक एसटीडीज का आउटकम है. देन स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट मीन्स कि हम प्रेगनेंसी का इम्प्लांट मतलब जो भी जाइगोट है उसका इम्प्लांट कहाँ पे होता है, यूटेराइन वॉल पे, बट अगर यूटेराइन वॉल की जगह से कोई और जगह पे जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है तो वहाँ पे इम्प्लांट होना स्टार्ट हो गया, तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम बोलेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कि जहाँ पे प्रेगनेंसी होनी चाहिए वहाँ से कोई अलग जगह पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अलग जगह पे वो इम्प्लांट हो रहा है. देन इनफर्टिलिटी एंड इन रेयर केस कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ओके, तो ये जो है वो एसटीडीज है, एसटीडीज के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं और एसटीडीज की वजह से क्या क्या आउटकम हमें मिल सकते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं. नाउ अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रिवेंशन. ओके, सबसे पहला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ओके, तो प्रिवेंशन मस्ट बी देयर.
देन अर्ली डिटेक्शन, चलो प्रिवेंशन तो नहीं कर पाए बट अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया और उसका क्योर हो गया तो उसको हम प्राइमरी कंसिडरेट करते हैं, किसके थ्रू, अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। एंड मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप टू दिस इन्फेक्शन इज 15 to 24 ईयर्स। ओके, ये याद रखना है कि कौन सी एज में सबसे ज़्यादा रिस्क है, दैट इज़ 15 to 24 ईयर्स। नाउ प्रिंसिपल टू अवॉइड सच इन्फेक्शंस, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। अननोन पार्टनर्स, अगर कोई अननोन पार्टनर है तो हमें क्या पता है कि उसको HIV है या हेपेटाइटिस है या कुछ भी है, हमें कोई आइडिया नहीं है। मल्टीपल पार्टनर्स, इसकी वजह से भी STDs होने के चांसेस थे। ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस, कॉन्डम्स जो है वो बैरियर प्रिवेंट करता है और बैरियर की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा और डायरेक्ट कांटेक्ट ना होने की वजह से हम ये जो STD से उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। इन केस ऑफ डाउट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नाइज डिजीज। जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो आप इजीली क्योर कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, डिटेक्शन कराओ और ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है। तो दैट इज द प्रिंसिपल टू अवॉइड सच इन्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। आपने बहुत सारे IVF सेंटर्स देखे होंगे। तो IVF, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVF? IVF दैट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF सेंटर। ओके, तो जो भी कपल है वो बेबी को बॉर्न करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो एट दैट टाइम देर आर सो मैनी टेक्निक्स वी आर डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट इनफर्टिलिटी। Okay, there are several couples all over the world who are infertile even in India. ओके, बहुत सारे ऐसे जो इनफर्टाइल है। सेवरल रीजन्स, उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, इधर फिजिकल, कॉन्जेनिटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल। ओके, बहुत सारे। इवन आपने सुना भी होगा कि अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सरसाइज करता है या फिर बहुत ज़्यादा साइकिलिंग या फिर एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है। एंड वन मोर थिंग, हमारे जो स्पाइनल कोड होता है, तो स्पाइनल कोड के सबसे लास्ट के जो होते हैं ना, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं सेक्सुअल हेल्थ के लिए। और अगर हम जब बाइक चलाते हैं, ओके, तो हम लोग मस्त यंगस्टर्स हैं, तो ठीक है, यंगस्टर्स जो है वो मस्त फास्ट बाइक चलाते हैं और फिर वो बम्पर जो है वो कुदा देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लास्ट के जो भी स्पाइनल कोड के बॉल्स हैं उसको अफेक्ट होगा और उसकी वजह से भी आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है। सो स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट विच इज़ ऑल्सो नोन एज इनफर्टाइल क्लिनिक, वो क्या करते हैं, पहले तो प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है उसको डायग्नाइज करेंगे, देन करेक्टिव ट्रीटमेंट देंगे एंड मेक कपल एबल टू गिव बर्थ ऑफ चाइल्ड। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नाइज करो, उसको ट्रीट करो और ट्रीट करने के बाद देखो कि वो बेबी बॉर्न करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। ओके, दैट इज़ द नॉर्मल वे वी कैन treat the couple who has incapable to produce baby. Okay, now अगर ये जो करेक्शन है, जो करेक्टिव ट्रीटमेंट दिया है उसमें से बेबी बर्थ हो गया, देन इट्स ओके। बट अगर वो करेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो काम नहीं आए तो एट दैट टाइम कपल आर असिस्टेड टू हैव अ चिल्ड्रन थ्रू ART। एंड व्हाट इज ART? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो टेक्नोलॉजीज जो है उसकी वजह से भी कपल्स जो है वो चाइल्ड को बोर्न कर सकता है। ओके, सो द फर्स्ट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो मैंने आपको बोला IVF सेंटर। तो इन विट्रो दैट मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, तो आउटसाइड दो चीज़ें याद रखना, एक होता है इन विट्रो एंड दूसरा होता है इन विवो। इन विट्रो दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी एंड इन विवो दैट मीन्स इनसाइड द बॉडी। So in vitro fertilization, outside the body fertilization similar to that of the original fertilization, भले ही बॉडी के बाहर हो रहा है बट उसकी जो कंडीशन है वो जो ओरिजिनल फर्टिलाइजेशन होगा उससे सिमिलर होगा एंड दैट इज नोन एज एम्ब्रियो ट्रांसफर और टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, सो व्हाट दे आर डूइंग इन
IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सो द ओवा फ्रॉम मदर एंड स्पर्म फ्रॉम फादर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट इन स्टिम्युलेटेड कंडीशन इन लैब। उसको टेस्ट ट्यूब कोई बोलते हैं। सबसे पहली बात टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब मतलब क्या होता है जो आप प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें मदर का ओवा और जो फादर है उसका स्पर्म कलेक्ट करके उसमें उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसमें से जाइगोट को फॉर्म करना है। जाइगोट कब फॉर्म होगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गए। तो यहाँ पे हमने ऐसी कंडीशन, लेबोरेटरी कंडीशन प्रोवाइड करनी है कि जिसकी वजह से मदर और फादर का जो गैमेट्स है वो फ्यूज़ हो और जाइगोट फॉर्म करे। ओके, zygote or early embryo up to 8 blastomers is transferred to female reproductive tract। एक बार अगर zygote फॉर्म हो गया उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वो करेक्टली फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में भी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में ही हमने अर्ली zygote को फॉर्म करने के लिए रखा है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि zygote अच्छे से फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड अगर अच्छे से फॉर्म हो रहा है तो वो zygote हम डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फॉर फर्दर event of pregnancy। Okay, now next। Okay, so if zygote or embryo with 8 blastomers, हमने देखा था कि 16 to 32 ब्लास्टोमर्स हो गए, उसके बाद ही फैलोपियन ट्यूब से वो जो अर्ली एम्ब्रियो है वो निकल के यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट करेगा। तो अगर 8 ब्लास्टोमर्स जो है वैसा एम्ब्रियो है या जाइगोट है तो हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, विच इज़ नोन एज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ZIFT। बट अगर 8 ब्लास्टोमर्स से ज़्यादा है देन इट इज़ ट्रांसफर टू यूटेरस, विच इज़ नोन एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT। क्यों ऐसे ट्रांसफ़र किया, आपको समझ में आ गया ना? क्योंकि हम जो नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें 16 to 32 ब्लास्टोमर्स के बाद फैलोपियन ट्यूब लिव करके यूटेराइन में यूटेराइन वॉल में ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो इसलिए हम ये प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं। नाउ देर आर सो मैनी इन विवो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो यूज फॉर दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। मतलब कैसी कंडीशन होती है कि वो कंसीव नहीं हो सकती, नॉर्मली नेचुरली जो कंसीव होना चाहिए वो नहीं हो सकता, बट हाँ उसके पास सूटेबल एनवायरनमेंट है एक बेबी को ग्रो करने के लिए। तो एट दैट टाइम सो मैनी इन विवो फर्टिलाइजेशन आर यूज। एंड फर्स्ट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। तो इसमें क्या करना होता है कि कोई भी एक फीमेल डोनर है तो वो फीमेल डोनर में से जो ओवम है या एग है उसका ट्रांसफ़र जो फीमेल है जो कंसीव नहीं कर पा रही है उसमें ट्रांसफ़र करना है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फीमेल के पास अभी ओवा, मतलब जो रेसिपिएंट फीमेल है वो ओवा को ले लेगा, ओवा को अंदर अच्छे से ग्रो करेगा, फिर फीमेल और मेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा और एनवायरनमेंट तो है ही उस फीमेल के पास, तो उसमें जाइगोट फॉर्म होगा एंड बेबी जो है वो बॉर्न होगा। ओके, नेक्स्ट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंजेक्शन ऑफ स्पर्म डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओव्यूम इन लेबोरेटरी टू फॉर्म जाइगोट। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो भी ओवम है, ठीक है, तो वो ओवम का जो साइटोप्लाज्म है, आपने ओवम का स्ट्रक्चर प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है, तो वो जो ओवम है वो ओवम में आपको स्पर्म का इंजेक्ट करना है। तो स्पर्म का इंजेक्शन होगा तो इसकी वजह से दोनों में फ्यूजन होगा और बेबी बॉर्न होने के चांसेस है। एंड देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, इंसेमिनेशन दैट मीन्स स्पर्म का सिक्रेशन होगा। ओके, और आर्टिफिशियल मतलब डायरेक्टली पेनिस से स्पर्म सिक्रेट नहीं करेगा, बट वो जो है वो इंजेक्शन या किसी और की हेल्प से हम सिक्रेट करेंगे। सो कलेक्ट स्पर्म ऑफ either हस्बैंड और डोनर एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू फीमेल वजाइना और फीमेल यूटेरस, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके, अगर यूटेरस में हुआ तो उसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना है। और उसके बाद जो नॉर्मल, ये कब यूज़ में आ सकता है पता है? जब कोई भी हस्बैंड हो वो इनफ अमाउंट में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा हो, या सेकंड है कि वो जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है वो मोटाइल ना हो, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम ये जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट,
Though there are much options, highly skilled medical professional as well as expensive instruments are required for high precision. क्यों? IVF पहले इतना नहीं था, बट अभी बहुत सारे IVF सेंटर आपने सुना है, क्योंकि IVF करने के लिए हमें प्रिसीजन चाहिए, और प्रिसीजन के लिए हमें एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और हाईली स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स चाहिए. तो भले ही बहुत सारे ऑप्शन है, एक देर गिफ्ट है या इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र है या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन है, जितने भी ऑप्शन है, हमें पहले प्रॉपर प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, और वो ट्रीटमेंट के लिए भी हमें प्रिसीजन चाहिए, और उसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट, these requirements are presently available in very few centers. इसीलिए जितनी हॉस्पिटल्स हैं उसकी कंपेयर में IVF सेंटर्स बहुत कम हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. उसको बहुत ज़्यादा, अगर सोचो आर्टिफिशियली बेबी बॉर्न करना मतलब जाइगोट फॉर्म करना और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाइगोट फॉर्म करना, दोनों को अगर सेम कंडीशन में रखना है तो हमें कितना प्रिसाइजली सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके एक जाइगोट फॉर्म होगा और हम वो जाइगोट का फर्दर बेबी बॉर्न करवा सकते हैं. तो इसीलिए वहाँ वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट वेरी फ्यू कपल कैन अफोर्ड इट. इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड. ओके, सो ये बहुत सारा मतलब कॉस्टली है. अगर जिसके पास पैसे है वो इजीली टेक दिस ट्रीटमेंट, बट द बेटर वे टू अवॉइड, बेटर वे टू पेरेंटहुड. ओके, अगर कोई भी कपल को पेरेंट बनना है तो बेटर वे है कि कोई भी ऑर्फन या डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन है उसका अडॉप्शन कर लो. दैट इज़ द बेस्ट मेथड. उसमें आपको बहुत सारे कॉस्ट भी नहीं लगेंगे एंड दैट इज़ द ईजी वन. ओके, सो हियर वी कैन कंप्लीटिंग द चैप्टर नंबर 4. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, एंड दिस इज़ द थियोरी बेस्ड चैप्टर. ओके, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांस बहुत कम है. स्पेशली इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा आ सकते हैं. सो ट्राई योर बेस्ट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कम टू मी, एंड थैंक यू सो मच.